आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 21वां, सभी भाग हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 21वें का नंबर का प्रश्न। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। घन है तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका आयतन इतना दिया है, प्रत्येक भुजा, तो मतलब अगर इसका हम जो है घनमूल निकाल लें, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाते 3। तो ये प्रश्न यहाँ पर मैं पहले से लगा चुका हूँ, तो इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो 21वें का नंबर का प्रश्न है ये। घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो घन का आयतन होता है ए की घाते 3। ये जहाँ ए क्या है, भुजा, ए का मतलब भुजा, भुजा का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है घन के आयतन की। ये होता है सूत्र। तो ए की घाते 3 बराबर 1331। तो अब हम जो है इसे देखिए, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर ए की घाते 3 को 1331 का कर लिया हम गुणनखंड, 11 गुणे 11 गुणे 11। तो ए की घाते 3 लिखा ही है, 11 को हम 3 बार है तो 11 घाते 3 लिख देते। ये 3 घात यहाँ से काट देंगे तो ए बराबर 11 सेंटीमीटर। तो क्या हो गई, घन की भुजा कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला ख नंबर का प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, ठीक है, एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें ये तो हमें p का मान है, एक मूल 2 है तो देखिए x² + 3x - p बराबर 0, एक मूल अल्फा बराबर 2 दिया है तो p का मान निकालना है। चूँकि इस द्विघात समीकरण का अल्फा बराबर 2 ये मूल है, इसलिए x की जगह 2 रखने पर इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब x की जगह 2 रख देंगे हम जहाँ जहाँ x लिखा है, तो हमारा p का मान आ जाएगा। तो x² का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स है, तो 3 गुणे 2 माइनस p, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस p को उठा के इधर दाहिनी साइड ले आए तो 6 4 10, 10 को इधर दाहिने साइड, p को बाएं साइड, पूरा पक्षांतर के लिए, तो p का मान कितना हो गया, 10 हो गया हमारा। ठीक है, अगला ग नंबर का प्रश्न है। यदि कास थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कास थीटा का मान दिया है 15/17। ठीक है, तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ग नंबर का प्रश्न है ये जो हमारा। तो यहाँ पर कास थीटा बराबर 15/17, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो ये हो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो ये हो गई हमारी कर्ण, AC हो गई कर्ण। और जो है एक भुजा BC को मान लिया लंब, अब AB को मान लिया आधार। तो आधार हमारा 15 दिया है और कर्ण भी 17 दिया है, तो रख दिया हमने समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग AC² बराबर लंब का वर्ग BC² धन आधार AB का स्क्वायर, ये हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर जो है हमारे कर्ण का मान कितना दिया है, 17 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है प्रश्न को। देखिए, तो 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर धन BC² मतलब BC का मतलब लंब का स्क्वायर। 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, BC² 225 को 289 की तरफ ले आए तो माइनस का आ जाएगा, 289 में 225 घटा देंगे तो 64, 64 ये पूरी संख्या दाहिने तरफ। BC का चूँकि मान निकालना है तो BC को उठा, BC² को बाएं साइड रख लिया, ये ऐसे। BC में वर्ग लगा है तो 64 8 का वर्ग है, तो 8 में वर्ग कर दिया, 8 टाइम 64, वर्ग से वर्ग काट दिया, 2 2 घात, तो BC बराबर हमारा 8 आ गया। ये हमारा यहाँ पे जो है BC बराबर 8 हमने रख लिया है। ठीक है ना, तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे ऐसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 8 आया है, ये BC, और कर्ण का मान 17 पहले से था। इस प्रकार से साइन थीटा का मान 8/17 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला घ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता दी है इन वर्ग अंतरालों के सापेक्ष 1, 2, 6, 8, 3। तो हमें समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा घ नंबर का प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगाया है वर्ग अंतराल, ये दिया हुआ है ये इतना, और बारंबारता ये पहले से दी हुई है प्रश्न में। तो हम पद निकाल लेंगे। पद का मतलब x, पद को हम बोलते हैं x, ठीक है ना, ये पद को हम बोलते हैं x। तो वर्ग अंतराल की लोअर और अपर दोनों सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो पद आ जाता है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और फिर 2 से भाग देंगे तो 1, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और 2 से भाग देंगे तो 3, 2 3 6। ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 5, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 से, तो 8 से 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7। ऐसे इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम निकाल लेंगे समांतर माध्य का सूत्र हमारा क्या होता है। समांतर माध्य का हमारा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, f दिया है, x निकाल लिया हमने, तो f गुणे x, यहाँ पे एक अलग डाटा बना लेंगे और f का x में संगत बारंबारता का संगत पदों से गुणा करके यहाँ पे रख देंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 3 दूनी 6, 5 छक्का 30, 7 8 56, 9 3 27। फिर इन सभी को fx को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर 120 आया, जिसको हम कहेंगे सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का मान आया 120। बारंबारताओं को जोड़ लेंगे तो उनका योग आ रहा है 20, केवल 20 आ रहा है, तो इसको सिग्मा f कहेंगे। तो इस तरह से हम इस सूत्र में रख देंगे 120 बटे 20, 0 से 0 काट देंगे, 2 छंग 12। तो इस प्रकार से हमारा माध्य अर्थात समांतर माध्य आ गया, अर्थमेटिक मीन 6। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अब अगला है 21वें का अंगा नंबर का प्रश्न है। तो 21वें का अंगा नंबर का प्रश्न क्या है, ये जो है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। तो मान लीजिए जिसे मैं ए बिंदु हो गया हमारा, ये ए बिंदु हो गया -3, 10 और बी बिंदु हो गया 5, 4, ये इस तरह। तो -3, 10 व 5, 4। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2 हो गया। तो हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 है। तो x1 का मान है -3, यहाँ पे रखेंगे -3, और x2 का मान है 5/2, y1 का मान 10, y2 का मान 4 है, तो 10 धन 4/2 ये करेंगे। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2/2 भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 2 से भाग देंगे 7, तो 1 7। तो ये हमारा बिंदु आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, 1 और 7। ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जो है अगला 22वां प्रश्न हल करेंगे। तो 22वां का हमारा का नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए कहता है। 22वें प्रश्न में रहा करता है, लेकिन हम पूरे 6 भाग हल करेंगे। मैंने जो है अन्य 3 वीडियो इसके बना चुका हूँ। ये सेट है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का, जो है 2024 का 822 HB। तो अन्य 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है, अंतिम है, बना रहा हूँ इस सेट का। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अन्य 3 वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जहाँ पर ये वीडियो होगा, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो प्ले करेंगे तो प्लेलिस्ट में अन्य 3 वीडियो मिल जाएंगे, जो कि पूरा सेट का हो जाएगी 4 वीडियो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 22वें का 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो देखिए, तो हमने मान लिया, माना प्रथम विषम पूर्णांक 2x धन 1 तथा दूसरी मान लिया 2x धन 3, ये इस तरह से मान लिया। अब चूंकि विषम धन पूर्णांक है तो 2x का मतलब सम हो गया, और सम में से 1 जोड़ेंगे तो विषम हो गया।
इसी तरह 2x सम और उसके जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो दो संख्याओं का अंतर होता है, इसलिए 2 + 1 इसको मानेंगे 2 + 3। अब प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। अभी 2x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2x + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों में a + b के होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x² धन 1 का स्क्वायर धन 2ab का मतलब 4x, प्लस लगा दिया, फिर 2x का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4x², 3 का वर्ग 9, 3 का 9, a² + b² + 2ab प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12x, 4 इस तरह बराबर 290। तो 4x² 4 जोड़ेंगे 8x², यहाँ 4x 4x और 12x, तो हो जाएगा 16x, 9 1 10, 290 इधर बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 290 घटाएंगे माइनस का 280। अब इस प्रकार से 8 तीनों पदों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद 8 गुणे में है बाहर तो उधर बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो बचेगा x² धन 2x माइनस का 35। अब यहाँ पे इसका कर लेंगे गुणनखंड हम, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद का करते हैं गुणा, तो x² का गुणांक यहाँ पर है 1 और अचर पद है 35, तो 35 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 35, और यहाँ x² के पहले प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस है, अर्थात ये जो 2 आएगा हमारा जोड़कर घटा कर आएगा। तो अब 35 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 35 और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो बड़ी संख्या है जिसे 7 × 35, 7 और 5 है ना, तो बड़ी संख्या इस चिन्ह की रखेंगे, इस चिन्ह का मतलब यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो 7 को प्लस का रखेंगे और 5 को माइनस का रखेंगे। तो इस तरह से x² + 7x - 5x - 35 = 0 4 पद बन गए। तो शुरू के 2 पद अंत के 2 पदों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों पदों में x कॉमन है तो अंदर बचेगा x धन 7, इन दोनों पदों में कॉमन है ऋण 5, तो ऋण 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x धन 7। अब ये पहला पद ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में x धन 7 x धन 7 फिर से कॉमन है तो ये कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा x ऋण 5 x ऋण 5, इस तरह से बच जाएगा। अगर यहाँ पर बराबर पर ये x धन 7 x धन 7 जिसे एक जैसे है ना, बराबर है चिन्ह में भी पदों में भी संख्या में भी बराबर है, अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा गुणनखंड गलत है, ठीक है। अब हमारा x + 7 और दूसरे कोष्टक में x - 5 ये हो गया। अब हम इसे यदि करके ले लेंगे, यदि x धन 7 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 7, यह अग्राह हो जाएगा, ठीक है ना। अग्राह क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है सवाल में ना कि जो है ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो यहाँ ऋणात्मक आ रहा है तो ये होगा नहीं x का मान, इसलिए दूसरा बार लेंगे, यदि x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 आ गया। हमने पहली संख्या क्या मानी थी 2x धन 1, x की जगह 2 5 रख देंगे तो 5 दूनी 10 और 10 1 11, तो पहली संख्या हो गई 11। दूसरी संख्या हमने मानी थी 2x धन 3, तो x का मान आया है 5, तो 5 दूनी 10 10 3 13, ये दूसरी संख्या। तो हमारी 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो गई 11 और 13, 11 और 13, ये इस तरह से। तो ये प्रश्न हो गया। अगला 22वें का ख नंबर है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 वृत्त हैं जो संकेंद्रीय हैं, एक छोटा वृत्त ये और एक बड़ा वृत्त ये, दोनों का केंद्र O है। संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र हो, ठीक है ना। तो ये जो बड़े वृत्त की ये जो जीवा है AB, ये छोटे वाले वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो अगर किसी वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है तो उस वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे अर्थात त्रिज्या को, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर हमने O से M को, छोटे वाले वृत्त को त्रिज्या मिला दिया OM, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या OM है और स्पर्श रेखा AB पर है, तो ये OM AB पर लंब होगी अर्थात यहाँ 90 कोण बनेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया वृत्त COR, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लिया और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मान लिया। तो वृत्त COR तथा वृत्त CO स्मॉल r संकेंद्रीय हैं। सिद्ध करना है हमें AM बराबर BM, क्योंकि कह रहा है कि सिद्ध करिए कि जो बड़े वृत्त की जीवा है ना वो समद्विभाजित होती है स्पर्श बिंदु पर, तो AM बराबर BM हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो जो है देखिए यहीं से मैं बता देता हूँ,
तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज OMA और OMB। तो दो त्रिभुज अगर ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो AM बराबर BM सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या, एक भुजा दो कोण या दो भुजा एक कोण या तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज हमारे दो या दो से अधिक सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण AMO 90 इस त्रिभुज में, और इधर वाले त्रिभुज में कोण BMO 90, तो एक कोण बराबर हो गया। OA बराबर OB, बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो OA OB के बराबर होगी, एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। OM दोनों त्रिभुजों में है तो उभयनिष्ठ हो गई। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये AM बराबर BM सिद्ध हो जाएगा। आगे मैं बता रहा वही यहाँ पर लिखा हूँ। त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में कोण OMA कोण OMB चूँकि प्रत्येक 90 अंश है, ठीक है। OA बराबर OB चूँकि बड़े वृत्त की दोनों त्रिज्या है तो बराबर होंगी। OM उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए तीन चीज़ें ये बराबर हो गई। तो कौन सी, कोण भुजा अर्थात एंगल साइड प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो AM बराबर BM ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अगला ग नंबर का प्रश्न है 22 का। चित्र में LM समांतर CB, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। तो सिद्ध करना है हमें AM बटे BM बराबर AN बटे ND या DN, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न देख लें ध्यान से, ये है हमारा ग नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ALM इधर इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में, और त्रिभुज ACB इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है ना, इसलिए कोण M कोण B के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर हों उनको एक तिर्यक रेखा ये AB काट रही तो इसके संगत कोण M और B के बराबर होगा। तथा कोण ALM ये कोण और ये कोण L वाला C वाला इधर के इस साइड के भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कम से कम दो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो कोण M कोण B के बराबर है और कोण ALM कोण ACB के बराबर है। दो संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है ना। आता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा हो जाएगा AM बटे AB बराबर AL बटे AC, ये बराबर हो जाए। इसको एक नंबर डाल के छोड़ दिया। इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में ALN और ACD त्रिभुज में लेंगे, ALN या ACD इन त्रिभुजों में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को भी हम इसको छोटे वाले को और ये पूरे बड़े वाले को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। इसी प्रकार लिख देंगे, बस होगा। एक इधर सिद्ध कर दिया, इधर इसी प्रकार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, AN बटे पूरा AD और AL बटे पूरा AC, ये लिख दिया। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 और 2 यहाँ पर लिख नहीं रहा था या ऐसे, हाँ। समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष AL बटे AC बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष AM बटे AB और AN बटे AD ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने रख दिया, या हमने क्या किया, इसको दोनों को पलट दिया, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दिया। और दोनों पक्षों में हमने क्या किया, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं, ये जो AB भुजा है इसको क्या लिख सकते हैं, AM प्लस BM। तो AB को हम लिख दिए AM प्लस BM। इसी प्रकार हम AD को लिख सकते हैं, जो AD लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, AN प्लस ND, AN प्लस ND ये लिख दिया। अब इसके बाद हमने इस AM को इन दोनों के अलग अलग बटा में लगा दिया, इस तरह इस AN को इन दोनों के अलग अलग बटा में लगा दिया। तो AM बटे AM और BM बटे AM
इस प्रकार ए एन बटे ए एन और डी एन बटे ए एन। तो ए एम से ए एम कट गया और ए एन से ए एन कट गया, तो क्या आएगा यहाँ एक धन बी एम बटे ए एम बराबर ये कट जाएगा तो एक प्लस डी एन बटे ए एन ये आएगा। अब दोनों पक्षों से एक एक काट देना है, क्योंकि एक उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का एक घट जाएगा, या इस एक को इधर ले आइए। तो ये हमारा बी एम बटे ए एम और डी एन बटे ए एन बचा। इन दोनों को पलट देंगे तो ए एम बटे बी एम और ए एन बटे डी एन। यही हमारा प्रश्न में सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है।